नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला स्ट्रेट टॉक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज स्ट्रेट टॉक में बातचीत करेंगे कांग्रेस की कथित कमजोरियों की और कुछ सवाल इससे जुड़े और भी हैं। सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष का गठबंधन, इंडिया समूह दल, इनमें जो तनाव तकरार दिख रहा है, क्या ये मजबूत गठबंधन अब नहीं रहा है और सीधा सीधा जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र, वहां पर विधानसभा चुनाव में क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या फिर इसे किस तरीके से कांग्रेस आकलन करके दूर करने की कोशिश कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी जो है इसकी भूमिका अब कैसी देखी जा रही है इंडिया गठबंधन के समूह दलों के बीच में। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो घूम फिर कर वही सवाल, कितने पास कितने दूर। आखिर ऐसा क्यों होता है भारत की राजनीति में कि विपक्ष को कमजोर माना जाने लगता है, खास करके जब कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में दिखती है तो फिर विपक्ष की जो भूमिका है उसे ही कमजोर परिस्थितियों में दर्शाया जाने लगता है। और ये कितना कमजोर हो गया है हरियाणा के चुनाव में मिली हार के बाद, कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखें और फिर आज के अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे इन सवालों को समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे। एक नज़र आपके टीवी स्क्रीन पर डालिए कि क्या विपक्ष विचारधारा की राजनीति करता दिख रहा है। ये विचारधारा कहाँ गायब हो जाती है जब बात आती है कि चुनाव में हार के बाद तमाम पार्टियां अवसरवादी राजनीति करने दिखने लगती हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल से भी जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं उससे कहीं ना कहीं इस तरह के सवालों को बल मिल रहा है कि आखिर विपक्ष इंडिया के घटक दलों के बीच में क्या एकजुटता अब कमजोर साबित होने लगी और क्या ये ऐसा भी है कि कांग्रेस को ये तमाम जो उसके दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बार बार सबक ले लीजिए कि आप सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते। आपका संगठन जो है इतना मजबूत नहीं है कि अकेले दम पर आप बीजेपी को हरा सके। और क्या हरियाणा की जो हार है उसने एक बार फिर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके उन प्रयासों पर भी सवाल खड़े कर रहा है जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस का संगठन खड़ा करने में खड़गे को जो है कामयाबी मिल रही है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का संगठन क्यों इस हार के बाद से कमज़ोर दिख रहा है या फिर जिस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए थी वो अब कहा जा रहा है कि नहीं हो पाई थी जो बीजेपी ने तैयारियां की। और यही सवाल कि कांग्रेस की तैयारियां क्यों नदार रही, जो तैयारी आम आदमी पार्टी की भी इन चुनाव के नतीजों से अब देखी जा रही है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत करते हैं, दर्शकों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार पटना से, और हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं मुकुल त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आप दोनों का ही। और शुरुआत में हेमंत सर आपसे करना चाहूँगी, ये जो नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले अगले ही दिन अखिलेश यादव ने जो है उपचुनाव के कैंडिडेट घोषित कर दिए। और क्योंकि अखिलेश यादव के साथ हमें याद है कि मध्य प्रदेश में गठबंधन के बीच जिस तरीके से रस्साकशी हुई थी, उसको भी एक कारण माना गया था कांग्रेस की हार का। हेमंत सर, आप क्या देख रहे हैं कि अखिलेश ने फिर से ये जताने की कोशिश की है कि लोकसभा चुनाव में भले ही हमारी जो जोड़ी है वो नतीजों को साध पाने में एक हद तक कामयाब रही, लेकिन हम जो है प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से भी ऊपर ही है। धन्यवाद नेहा जी। मुझे लगता है कि जो अखिलेश ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कांग्रेस का जो पूरा रवैया है उससे ये साफ साफ झलक रहा है कि जो उसने बीजेपी से लड़ने के लिए जो पहल की और इंडिया अलायंस बना, तो इंडिया अलायंस को आप सिर्फ बहुत कैजुअल अप्रोच से नहीं ले सकते हैं। आप जब कहते हैं कि यह एक विचारधारा की लड़ाई है और आरएसएस जो इस देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई की बात बोल रहे हैं, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे लगता है कि जो एक बड़ा अम्ब्रेला जो होना चाहिए, जो आपके हाथ में है, जिसके नीचे सबको लाना है, तो वो एक निरंतरता में वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आज दिखे फिर 6 महीने के लिए सो जाए,
फिर 6 महीने के बाद जगे और फिर कहीं दिखाई देने लगे। तो ये निरंतरता मुझे नहीं दिखाई देती है, और यही सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि अगर आप अलायंस के जो पार्टनर है आपके, उनको लेकर के बहुत अधिक पोजिशनिंग और परसेप्शन बनाने में अगर आप कामयाब नहीं होते हैं, तो बीजेपी जैसी पार्टी, जिसका आज की तारीख में देश में गांव-गांव तक, घर-घर तक उसकी पहुंच हो गई हुई है, तो उससे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल आप तकनीकी ढंग से उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उसका मुकाबला करने के लिए आपको उसी लेवल पर जाना चाहिए। ये हास्यास्पद बात ये है कि एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय आजादी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई से निकली हुई पार्टी आज की तारीख में वो जमीन पर उसका संगठन न के बराबर रह गया हुआ है। और एक ऐसी पार्टी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में आजादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया, उसने अपनी जड़ें बहुत गहरे जमा ली हैं, और उसका मुकाबला करने के लिए आप बिल्कुल बहुत अधिक गंभीर होकर के नीचे तक नहीं जा रहे हैं। बीजेपी के लिए लड़ने के लिए आज घर में भी लोग तैयार हैं। एक ही घर में आपको बीजेपी का समर्थक मिलेगा जो अपने घर वालों से तन करके नहीं, हमको तो बीजेपी को वोट करना है। ये रुतबा आज की तारीख में कांग्रेस को हासिल नहीं है। तो यह जो स्थिति है, तो उस पार्टी के लिए, जो लगभग 125-30 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी के लिए तो ये गंभीर स्थिति है सोचने के लिए कि आपको सोचना पड़ेगा इस लेवल पर जाकर के, जब आप कह रहे हैं कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र को खतरा है बीजेपी और आरएसएस से, और हमको उससे लड़ना है। जी हेमंत सर, जो आपने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई तो कतई नहीं दिख रही है, तो क्या ये कांग्रेस के भीतर ही सबसे बड़ा जो है एक जिस लाइन को हमेशा कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है कांग्रेस की हार पर, कि कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ब्लेम आप कर भी सकती हैं, लेकिन एक दूसरी स्थिति ये है कि जो आजादी के बाद जो इस देश में मासेज का जो पॉलिटिकल प्रशिक्षण होना चाहिए था, उस प्रशिक्षण की कमी की वजह से, क्योंकि आप देखें कि आजादी जब देश ने हासिल की, उस दौरान कांग्रेस किससे मुकाबिल थी? कांग्रेस को अपने देश में उसको आरएसएस से मुकाबला था, उसका हिंदू महासभा से मुकाबला था, जो उसके पूरे ये आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे वो लोग। उनको इस देश में संविधान पसंद नहीं था। वो ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि मुजवानी मैं कह रहा हूँ। और वो उनको लगता था कि जो हिंदू महासभाई थे, आरएसएस के लोग थे, उनको लगता था कि इस देश में जब अंग्रेज चले जाएंगे तो राजा रजवाड़ों का जो प्रिंसली स्टेट सब है, वो सब उन लोगों का राज होगा, और यहाँ कोई सार्वजनिक ये सार्वभौमिक मताधिकार लोगों को नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे लोगों को मताधिकार मिलेगा। ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लगता था कि ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन उस जमाने में नेहरू, गांधी, अंबेडकर, इन लोगों को लग रहा था कि नहीं, हिंदुस्तान को एक लोकतांत्रिक मुल्क बनाना है, एक आधुनिक, एक मॉडर्न और एक लोकतांत्रिक मुल्क बनाना है हमको। तो वो इस दिशा में सोच रहे थे। उसके बाद जो आजादी हासिल करने के बाद जो ये सब तत्व जो थे, जो आज की तारीख में जिन्होंने पूरे देश में गहरे अपनी जड़ें जमा ली हैं, उनका मुकाबला करने के लिए, चाहे उनकी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए देश में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके जरिए आप जनता को, उनकी चेतना को आप इस लेवल पर लेकर जाए जो इनको खारिज करे। आज की तारीख में हुआ यह है कि जो वैक्यूम है उसने इनको इतना मौका दिया है कि इन्होंने अपनी जड़ें बहुत गहरे जमा ली है। और ये इसलिए आप जब आता है तो ऐसा नहीं है कि जो आज की तारीख में चुनाव में अंक गणित नहीं, बल्कि उसमें रसायन शास्त्र काम करता है, केमिस्ट्री, चुनाव केमिस्ट्री है, उस पर अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो चीजें ऐसे ही हरियाणा में आप लगेगा कि आप पंपर जीत हासिल करने जा रहे हैं, कमबैक करने जा रहे हैं, और पता चलेगा कि जब रिजल्ट आया तो आपका मत प्रतिशत भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी, लेकिन सरकार नहीं बना पाया आप। तो ये है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी से मुकाबला करना, बीजेपी ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमाई है कि 10 सालों में, कि आज की तारीख में कमजोर होने के बावजूद
बीजेपी ऐसा नहीं है कि वो गमले में उगा हुआ कोई पौधा नहीं है कि उसको आप एक झटके में उखाड़ करके फेंक देंगे। आपको उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल संगठन के स्तर पर और जनता को एक आंदोलन के मोड में लाना पड़ेगा, आपको छोकना पड़ेगा। ये लोकसभा के नतीजों के बाद दिख भी रहा था, लेकिन पूरी पार्टी उस मोड में नहीं दिखी। बिल्कुल, लोकसभा के नतीजों के बाद ये दिख भी रहा था, लेकिन वही जो जून के बाद ऐसा क्या हो गया कि अक्टूबर में जो नतीजे आए ये विचारधारा की लड़ाई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और उस जन आंदोलन की जो है परिस्थिति पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसकी बात राहुल गांधी करते हुए बार बार दिखते हैं। तो मुकुल त्रिपाठी से समझने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव ने 10 में से 6 कैंडिडेट घोषित किए हैं, तो क्या अखिलेश ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज्यादा चलेगी? हालांकि 4 सीटों पर बातचीत हो रही है या फिर हो सकती है, इस तरह का कुछ वो संदेश कांग्रेस को देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मुकुल सर, आपने हेमंत सर की बात सुनी, लेकिन उत्तर प्रदेश को मुझे लगता है कि आपसे भी मैं समझने की ज़रूर कोशिश करूं, क्योंकि आप लखनऊ में बैठे हैं। तो अखिलेश के इस घोषणा को आप कैसे आंक पा रहे हैं? आपकी समीक्षा क्या कह रही है? और क्या अखिलेश ने फिर से जो है राहुल गांधी की तरफ ये संकेत देने की कोशिश की है कि आपका संगठन कमज़ोर है और आप सीधे सीधे बीजेपी को जो है चुनौती देने की स्थिति में नहीं है? बेशक भारत जोड़ो जो यात्रा है उसका असर, बल्कि हरियाणा में अब बहुत सारी जो है जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रही है, उन जगहों पर भी कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं हुआ जिन जिलों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है होकर गुजरी थी। मुकुल सर, देखिए, अखिलेश ने आज ही एक वक्तव्य दिया है कि आज उन्होंने जो 6 विधानसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं, घोषणा कर दी है, उसमें से काफी तो 3 आधे तो उसमें आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इरफान सोलंकी की वाइफ को दिया है, अवधेश प्रसाद के बेटे को दिया है, एक और विधानसभा में उनके पूर्व सांसद थे उनके बेटे को दिया है। तो देखिए, फिर वही परिवारवाद वाला बीजेपी अपनाएगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो वास्तव में मैं हेमंत जी की बात से एकदम सहमत हूं कि कांग्रेस का देखिए कोई ऐसा, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बूथ पे खड़े होने वाले लोग नहीं रहते हैं। वो घंटा 2 घंटा आते हैं, उसके बाद फिर वो भाग जाते हैं। तो ये जो सीट लोकसभा में मिली है, इसमें मैं कांग्रेस की खाली एक आप राहुल गांधी की सीट लीजिए, अदरवाइज किसी ऐसी सीट पे आप नहीं कह सकते कि जहां पे ये फाइट हुई थी। हाँ, अमेठी को आप एक उसका एक्सेप्शन मान सकते हैं कि अमेठी में जो हुआ वो उन्होंने अपने ही एक मतलब इस्राफी कहेंगे आप उसको, जो उनकी मैनेजमेंट करते थे, टीम में थे, कोर थे, उनको खड़ा करके बहुत बड़ा डेंट दिया बीजेपी को। लेकिन बावजूद कहीं पूरे यूपी में ऐसा कहीं नहीं है कि कांग्रेस अपने दम पे आज की डेट में एक सीट निकाल ले। अखिलेश यादव सिर्फ देखिए जाति समीकरण पे काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव को उन्होंने अपनी सीट पे डाल दिया। उन्होंने ऐसे फॉर्मूले अपनाए हैं कि वो जैसे अभी उन्होंने कहा केमिस्ट्री होती है, तो अखिलेश यादव इज बेटर देन राहुल गांधी जी। केमिस्ट्री के हिसाब से राहुल गांधी का बहुत बढ़िया पहले रहा है, जो उन्होंने लोकसभा के कुछ प्रत्याशी उतारे। लेकिन आप ये देखिए हरियाणा हुआ क्या, हरियाणा में जो उनको डंट लगा है वो हुड्डा और इनकी क्या कहते हैं शैलजा की, कुमारी शैलजा, इन्होंने पूरा एकदम खत्म किया। आज राहुल गांधी ने एक मीटिंग मिली, उसमें उन्होंने ये शब्द बोला कि निजी स्वार्थ के कारण, नेताओं के निजी स्वार्थ के कारण ये दिन देखना पड़ रहा है जी। पर सर, मैं राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर ही मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। जो बात आज समीक्षा की बैठक के दौरान उन्होंने राहुल गांधी ने नोटिस की, क्या उनको पहले नजर नहीं आ रहा था? क्या पहले वो इन बातों पर अंकुश नहीं लगा सकते थे जब वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन फिर फैसला लेने का हक उन्होंने हुड्डा साहब पर छोड़ दिया? मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब उनकी पार्टी ही किसी प्रदेश में विचारधारा की राजनीति करती हुई नहीं नजर आती, विचारधारा की लड़ाई वाली राजनीति करती हुई नजर नहीं आती, तो फिर ये कैसा एटीट्यूड है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का? देखिए, इसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं, उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। ये सारा जो पूरा मैनेजमेंट बिगड़ा है, वो जो इनके राज्य स्तरीय छत्रप है, वो डिफरेंट कई आपके सेंटर पॉइंट बने हुए वहां पे, इनको खत्म करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल लीडरशिप कुछ कह रही है तो उसको मनवाने की जिम्मेदारी किसकी है जी, और मानना किसको है? जब हुड्डा सीधे सीधे ओवर कॉन्फिडेंस में कहते हैं, और कई बार ऐसा रहा
कि उन्होंने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है, सारे कांग्रेस के नेता मुतमईन है, ग्राउंड लेवल पे भी हम लोग को भी लग रहा है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदलती रही कि कुमारी शैलजा का अलग अलग बयान देना, तो राहुल गांधी को अब पूरा, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी गाड़ी अब ज्यादा चल चुकी है, अब इसकी सर्विसिंग की जरूरत है। तो ऐसे ही कांग्रेस में जो स्टेट लेवल पे, मैं सेंट्रल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट लेवल में कोई भी ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो अपना सर उठा के राहुल गांधी का विरोध करे, और जो केंद्रीय नेतृत्व तो कैसे अपनी जिम्मेदारी लेगा। अगर इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी लेते तो समझ में आता, लेकिन हम लोगों ने देखा है, इतना आकलन हम लोगों ने किया, उससे साफ पता चलता है कि जो हरियाणा का हो चाहे कहीं का हो, ये जो निर्णय हो रहे हैं वो राहुल गांधी चुप हो गए, उन्होंने राज्य स्तरीय जो लीडरशिप है उसको तवज्जो दी और उसका परिणाम ये रहा। तो मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा। अब दिल्ली में जब आप आम आदमी पार्टी को हरियाणा में नहीं देते कुछ, और आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी आपको कुछ सीट देगी? बिल्कुल नहीं देगी जी। तो गठबंधन ऐसे में मुकुल सर, गठबंधन धर्म निभाता हुआ तो कोई नहीं दिख रहा है, ना मुझे अखिलेश दिख रहे हैं, ना मुझे आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल वो दिख रहे हैं, ना मुझे महाराष्ट्र चले जाइए शरद पवार दिख रहे हैं, तो फिर कांग्रेस ही अपेक्षा क्यों कर रही है? यानी कि इंडिया गठबंधन जो है, इसके सारे दल जो है अवसरवाद की राजनीति ही करते दिख रहे हैं कि कितनी सीटें हमारे खेमे में आ जाए, हमारी झोली में आ जाए, इसी की बार्गेनिंग कर लीजिए। सिचुएशन अभी सबसे बिल्कुल जो है सटीक बैठ रही है, तो फिर ये काहे की विचारधारा की लड़ाई? देखिए, विचारधारा केंद्रीय नेतृत्व के बीजेपी के खिलाफ थी जी। स्टेट लेवल पे आते ही ये चीजें सब बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। फिर वो पार्टी वाइज अपने अपने इश्यूज आ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारी पार्टी कितनी सीट पाए। देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किया, डोडा में एक सीट जीत गई। ऐसे ऐसे वो देखिए, आम आदमी पार्टी का भले ही वोट ना रहा हो, उस आदमी जो प्रत्याशी रहता है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आम आदमी पार्टी की किस्मत अच्छी थी, दिल्ली में वो नो डाउट बेहतर किए, पंजाब में बहुत बेहतर किए, गुजरात में भी उनका अच्छा रहा, लेकिन उसमें पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी भी इमेज थी। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी इनके इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनको ये सोचना पड़ेगा कि अपने स्वार्थ के ऊपर उठ के अगर बीजेपी इसके सामने खड़ा होना है तो एकजुट रहना पड़ेगा, वरना महाराष्ट्र में भी संभावना भले ही एक लहर दिख रही हो, जो हमने एमपी में देखा, अब अपने हरियाणा में देखा, वही रिपीट ना हो जाए, इसके लिए सबको अपना बड़ा दिल रखना पड़ेगा और जबरदस्ती की सीटें नहीं लेनी पड़ेगी कि आप जबरदस्ती सीट मानिए कि आप 4 जगह मजबूत है और आप 8 सीट मांग रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और किसी भी नेता का ऐसा नहीं होना चाहिए कि हुड्डा साहब 70% सीट बांट दे और बाकी सब अलग अलग बटे। जो बटे केंद्रीय नेतृत्व, जैसे बीजेपी में लिस्ट जारी होती है, आप विश्वास मानिए 24 घंटे 48 घंटे पहले जी कैसे लड़ सकता है कोई भाई। लेकिन चूंकि बीजेपी की जो अभी हेमंत जी ने कहा, इतना बढ़िया उनका मैनेजमेंट है कि वो नीचे तक पहुंचे हुए हैं, तो सब सक्रिय हो जाते हैं और उनको अलर्ट करने के बाद वो कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में आ जाता है। तो ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी के मैनेजमेंट के हिसाब से काम करे, जहां जरूरत हो, चाहे निषाद पार्टी यूपी में हो, चाहे अपना दल हो, ऐसे जो छोटे छोटे दल कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन, इनको भी एक साथ लेके चलना पड़ेगा, भले ही उसमें इनको 1 सीट अपनी 2 सीट 4 सीट कम करनी पड़े। जी बिल्कुल। हेमंत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो परिस्थितियां दिखा रही हैं, ये विपक्ष, जो पूरा का पूरा विपक्ष है, जो राहुल गांधी को अपना नेता प्रतिपक्ष मानता है, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो ये विपक्ष भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है, बल्कि बीजेपी को वो भूल जाते हैं। हेमंत जी, कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा की लड़ाई है, मुझे लगता है कि विपक्ष इस विचारधारा की लड़ाई से हटता हुआ दूर होता दिख रहा है, बल्कि जो बीजेपी है वो असल में विचारधारा की लड़ाई लड़ती दिख रही है। अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले। मुझे लगता है कि जवाबदेही कांग्रेस के ऊपर ज्यादा बड़ी जवाबदेही है, क्योंकि आज आप कल्पना कीजिए कि इंडिया अलायंस को बने कितने दिन हो गए और उसके आज तक उसका कोई संयोजक नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं बना है, उसका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो ये किस बात का इंडिया अलायंस है? तो एक तो ये है जो चेहरा दिखना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि यह विचारधारा की लड़ाई है, तो विचारधारा की लड़ाई में जब गोलबंदी हो रही है
तो उस गोलबंदी में तो चेहरे दिखने चाहिए जी कि इस विचारधारा की लड़ाई में उधर बीजेपी के साथ कौन कौन लोग हैं, इधर कौन कौन लोग हैं, तो ये तो दिखता नहीं है। तो इसलिए कमी किसकी ओर से है? ये कमी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओर से है। इसको लेकर के पहले भी बातें होती रही है। अब अगर हरियाणा का उदाहरण ले लिया जाए, हरियाणा में 10 सीटें कांग्रेस ऐसी हारी है जहां की उसके बागी खड़े हो गए थे। ये एक सीट उस बसपा की वजह से हारी है। एक सीट तो वह 32 वोटों से हारी है जी। जो उसके बाद इनेलो की वजह से वो 5 सीटों पर हारी है। तो इस तरह से अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के गौर करेंगी तो जो माइक्रो मैनेजमेंट का जो मामला है वो एक बड़ा मामला है। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में या देश की राजनीति में बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी थ्योरेटिकली तो करेक्ट नजर आते हैं। वो जब संविधान ये सम्मेलन करते हैं, जब जाति जनगणना कराने की मांग करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये तमाम तरह की बातें जब करते हैं तो ये बातें आपको दिखना पड़े अपने संगठन में, अपने पार्टी में भी चुनाव के वक्त ये दिखना पड़ेगा। हरियाणा में सैनी को ला करके बीजेपी ने जो कमाल किया उसको लोग इग्नोर करते रहे। उसने पूरा अपना वो सोशल इंजीनियरिंग कर लिया वहां। उसको पता। हेमंत जी, मैं चाहती हूँ कि अपनी बात पूरी करें, फिर अगला सवाल मैं मुकुल जी के साथ लेना चाहूंगी। जी, मैं कह रहा था कि हरियाणा में जो बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की उसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई, बल्कि वहां सैलजा वाला जो फैक्टर था उस फैक्टर को बीजेपी ने बहुत कैश करवाया। आप याद कीजिए कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सैलजा हमारी पार्टी में आ जाएं, उसके बाद स्मृति ईरानी का बयान आया, उसके बाद और लोगों का बयान आया। तो उस समय इसको बहुत ही लाइटर वे में लिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने एजेंडे को छोड़ करके कांग्रेस के एजेंडे पर खेल रही है, लेकिन खेल तो कांग्रेस के साथ हो गया कि सैलजा वाला जो फैक्टर था, सैलजा को आप का जो रिफ्ट था सैलजा और हुड्डा के बीच में, उसको आपने ठीक नहीं किया। और ये रिकॉर्ड पर है कि सैलजा ने कहा था कि बहुत लंबे समय से हुड्डा से उनकी बात नहीं हुई है। जी, आप बताइए कि मंच पर लाकर हाथ मिलवाते हैं अंतिम समय में आप, उसके पहले आपने इस विवाद को, उस अंतर्विरोध को पाटने की कोई कोशिश नहीं की। और ये जो दलित वाला फैक्टर जो है, हरियाणा में दलित का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ये महाराष्ट्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महाराष्ट्र वहाँ वोट है और इसको आपने बहुत ही हल्के में लिया। जी मुकुल जी, महाराष्ट्र के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो महाराष्ट्र है, और ये बहुत ही अहम प्रदेश है। विधानसभा चुनाव जो है, चाहे वो महाराष्ट्र के हों चाहे वो झारखंड के हैं, यहाँ पर परिस्थितियाँ इसलिए भी विकट है कांग्रेस के लिए या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन दलों के लिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में पहले ही जो यहाँ पर विभाजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में वो कांग्रेस जिसने लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, क्या यहाँ पर कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उस पर उसी किस्म का दबाव बना पाएंगे? अनम्यूट कर ले सर। जी बिल्कुल नेहा जी, कांग्रेस को अगर अपना प्रदर्शन बढ़ाना होगा तो सहयोगी दलों के साथ और उनकी बातें सुननी भी पड़ेंगी। खासकर अपना जो उनका राज्य स्तरीय जो जितने भी उनके बड़े नेता हैं उनको इस बात पे समझाना होगा कि अगर एक कदम पीछे हट के भी, क्योंकि जितनी अभी चीजें निगेटिव हुई हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए इनको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। असल में महाराष्ट्र में है क्या कि यहाँ की जो पूरी एक राजनीतिक संरचना जो है उसमें पार्टी कई जगहों पे ऐसा है कि करीब 100 सीटें ऐसे हैं जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा में ये हो रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस, और ऐसी कम से कम 100 सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी अगर इन सब पे सोचती कि भाई 100 सीटों पे मेरा डायरेक्ट मुकाबला है और मैं ही लड़ जाऊं, तो बाकी शिवसेना और उन सबको उनका क्या होगा? एनसीपी भी डिमांड करेगी। जो चीजें लोकसभा में हुई थी उसको अगर कैच करना है तो सबको एक साथ आके उसी स्तर पे लड़ना पड़ेगा जैसे
विवाद होने के बावजूद भी काफी लोकसभा में भी हम लोगों ने काफी बहस की और काफी लोगों को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपस में इन लोगों की कितनी तू मैं हो रही है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एट लास्ट जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को इनको एक मिसाल बनाना पड़ेगा और वैसे ही सीटें वितरित करनी पड़ेगी जैसे इन्होंने लोकसभा में की थी। लोकसभा में सीटें कम थी तो विवाद कम, लोग कम थे। विधानसभा बहुत बड़ी है और वहां पे चूंकि महाराष्ट्र एक औद्योगिक एक हब है, इंडिया का टॉप मोस्ट हब है, उससे बड़ा कुछ कोई नहीं है, तो वहां पे बीजेपी भी कोई पत्ता नहीं छोड़ेगी अपना कि कहीं ना कहीं से इनके ऊपर ऐसी चीजें करेगी कि ये फिर एक ना होने पाए। कोई ऐसा चीज करे जैसे आम आदमी पार्टी को अलग कर दिया गया तो बीजेपी को बहुत फायदा मिला। अभी हेमंत जी ने बताया बसपा ले गई 1.2% के आसपास के वोट। तो ऐसी चीजों करते हुए कांग्रेस को निचले स्तर तक के नेताओं से, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुझे समझ में नहीं आता कि ये जाते क्यों है। जिस स्टेट में चुनाव है वहां हाल्ट क्यों नहीं कर जाते? जब आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के अगर संसद नहीं चल रही तो व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर? आप उस स्टेट में जाइए जहां पे इलेक्शन है और मत निकलिए वहां से आप। तो ये चीजें कांग्रेस को देखिए वही ओवरहॉलिंग की जरूरत है। कुछ चीजें इनको बदलनी पड़ेगी और कुछ चीजें नई इसमें जोड़नी पड़ेगी, तभी कांग्रेस का हो पाएगा। अदरवाइज महाराष्ट्र में टफ फाइट है और पोजीशन में आप उसको एक कदम आगे मान। झारखंड के बारे में हेमंत सर मैं समझना चाहती हूँ, झारखंड में विपक्ष इंडिया समूह दलों की स्थिति क्या देख पा रहे हैं? हेमंत सोरेन के नेतृत्व में क्या वहां पर सब परिस्थितियां विपक्ष के अनुकूल दिख रही हैं, या बीजेपी वहां पर भी कोई कमाल करने जा रही है? क्योंकि जो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आदिवासी बेल्ट में उसके जनाधार को बढ़ाया है। अनम्यूट कर ले सर। नेहा जी, झारखंड की जो स्थिति है उसमें बीजेपी की मुश्किल आप ये सब इस रूप में देख सकती हैं कि उसने अपने यहाँ चीफ मिनिस्टर के कई चेहरे जुटा रखे हैं जी। तो उसकी मजबूरी आप समझिए। बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास तो अभी गवर्नर हैं, खैर, लेकिन वो भी जब जरूरत हो उनकी वहां गवर्नर का मतलब कोई ये बीजेपी से अलग नहीं होता है, वो केयर ऑफ बीजेपी ही होता है, इसलिए गिनती उनकी की जा सकती है। उसके बाद चंपई सोरेन चले गए हैं, एक और सज्जन है, तो 4-5 अर्जुन मुंडा हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो ये तमाम लोग उनके यहाँ जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन बीजेपी के लिए वहाँ झारखंड कितना महत्वपूर्ण है उसको आप इस रूप में समझिए कि वहाँ शिवराज सिंह चौहान को लगाया गया हुआ है, वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा को लगाया गया हुआ है, और जो ये बिश्व शर्मा है ये तो वहाँ लगता है कि जैसे उन्होंने अपना एक एक्सटेंशन ऑफिस खोल लिया हुआ है वहां झारखंड में। वो हमेशा वही नजर आते हैं और हमेशा हेमंत सर, क्योंकि उनको कथित रूप से उन सब प्रदेशों का पीएम भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको वहां पूरा लगाया गया हुआ है और एक फॉल्स नैरेटिव जो वहां बनाने की कोशिश की गई है वो नैरेटिव है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी वहां आ रहे हैं और वो आदिवासी युवतियों से शादी कर रहे हैं और वहाँ डेमोग्राफी जो है वो बदल रही है। तो इस तरह की बातें वहां पर फॉल्स नैरेटिव ये कहा गया है। दूसरा कि बीजेपी जो वहाँ बनवास का जो आरएसएस का जो कनेक्शन है उसमें वहाँ बनवासी कल्याण केंद्र के जरिए वहाँ बहुत सारा जो आदिवासियों के बीच में उनको कम्युनली काफी चार्ज करने की जो पूरी कोशिश है ये सब वहां चल रहा है। लेकिन वहां ये है कि जो हेमंत सोरेन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको लेकर के जो खास करके उनको जो जेल भेजा गया, जेल से जब वापस आए और जो कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसके बाद जो वहां माहौल बना है और उनकी पत्नी जो उन्होंने जो वहां पर पूरा ये अपने आप को एक लीडर के रूप में इमर्ज किया है और उसकी वजह से वहां आप देखेंगे कि पूरा माहौल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक राजनीतिक रूप से बहुत माहौल को चार्ज कर रखा है। तो वहां बीजेपी के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम सॉफ्ट जोन वो नहीं है। हाँ, बीजेपी वहां मुकाबले में रहेगी, लेकिन वहां ये मुझे लगता है कि
आरजेडी अलायंस में है, वहां पर कांग्रेस अलायंस में है, सीपीआईएमएल अलायंस में है। ठीक है। सीपीआईएमएल के वहां पर अभी एक विधायक हैं, आरजेडी के एक विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अगर इन लोगों ने सीट के बंटवारे में और जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान में रखा तो वहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन वहां जिस तरह से बीजेपी प्रयोग कर रही है उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां कम्युनली काफी वहां पर पोलराइज करने की कोशिश चल रही है, जो अब हम लोग जो उसको जी। तो ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि कांग्रेस जिस ईवीएम की गड़बड़ी की बात कर रही है, आखिर पूरा का पूरा जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन दल समूह, वो इस सुर में सुर मिलाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आए या फिर उससे पहले भी अन्य विधानसभा चुनाव आए तो उसके बाद विपक्षी दलों की टिप्पणियां आई थी, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद इस तरह की टिप्पणियों में सहयोगी दलों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। मुकुल सर, समझना चाहूंगी कि ये जो ईवीएम की बात है, कांग्रेस जिस तरीके से इसको आगे बढ़ा रही है, मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो इंडिया गठबंधन दल के जो नेता हैं वो आखिर इस पूरे विषय पर खामोश क्यों दिख रहे हैं, क्या वजह है? बल्कि वो ज्यादातर जो है सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको आत्ममंथन करना चाहिए या फिर सीटों के बंटवारे में जो है अपने मित्रों की जो है ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ये दिखना चाहिए था कि वो जिताऊ उम्मीदवार हैं कि नहीं है। जी देखिए, जो सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं ये बड़े एक्चुअली इस पे सबकी निगाहें हैं और पत्रकारों से लेकर जनता भी बहुत इसमें एक उम्मीद देख रही है चुनाव आयोग पे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले भी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया था और जितने भी अब तक चाहे कांग्रेस ने कुछ भी पहले भी लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे पत्र लिखे गए थे और शिकायतें की गई थी जिसका माकूल जवाब, जिससे आप सर्टिफाई हो जाए, ऐसा कोई जवाब दिया नहीं था। अब की बार भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगी। लेकिन 99% बैटरी चार्ज रहना ये क्या दर्शाता है? ये क्या आपके मन में कोई शंका पैदा नहीं करता है कि जिस मशीन को सुबह से शाम तक आपने यूज किया, क्या वो 99% रह सकती है? अगर ऐसे रह सकती है तो चुनाव आयोग को सामने आके ये बताना। इसके काट में जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, जो सज्जन हैं, वो ये तर्क दे रहे हैं मुकुल सर कि जब बात यही होती, अगर बीजेपी इसी तरह की जीत में यकीन रखती तो वो लोकसभा चुनाव में जो उसका 400 पार का नारा था उसमें इस्तेमाल करती नजर आती, उत्तर प्रदेश खासकर जो बड़ा प्रदेश था। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजे जो, बल्कि एक समय हमने ये भी देखा था कि कुछ राउंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, 1-2 राउंड नहीं था, वो करीब 7 राउंड तक, हमें जहां तक जानकारी जो इतना मुझे याद है 6-7 राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी अजय राय से पीछे चल रहे थे। जी। तो ये देखिए, वो एक अलग इशू था क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से लड़े थे, 1.5 लाख वोट से जीते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो उस पर्टिकुलर काउंटिंग मशीन पे एक जो आपका बक्सा होता है उसकी बैटरी पे सवाल उठा है जो कभी नहीं इससे पहले उठा। ये पहली बार ऐसा हुआ है। आप कहिए वोटिंग धीमे कर दी गई है, मशीनें खराब हो गई, ये समझ में आता है कि ये काउंटिंग धीमे कर दी गई है और सीधे रिजल्ट में भी धीरे कहा गया कि रिजल्ट को धीरे कर दिया गया है। जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी धीरे दिखा रहा है। मीडिया की खबरें 2 घंटे तक कुछ नहीं आई कि कौन कहां पे क्या चल रहा है। जो चल रहा है साइट तो अपना अलग बता रही है जिसपे सब देख रहे थे और उससे काफी आगे तक कांग्रेस ने कंप्लेंट की है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता दिखाते हुए ये बताना होगा कि 99 देखिए, अगर कांग्रेस को जवाब नहीं मिलता तो जाहिर बात है ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये आप लिख लीजिए। और उसकी जहां तक मेरी जानकारी है उसकी तैयारी भी लोग कर रहे हैं कि ये चुनाव आयोग कोर्ट में आगे बताए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। नहीं, पर मध्य प्रदेश के नतीजे के बाद भी जिस तरीके से कमलनाथ और उनके समर्थकों ने इस मुद्दे को आगे रखा था, फिर उस मुद्दे का क्या हो गया, कुछ भी जानकारी सामने नहीं आ सकी मुकुल सर। तो इस बार क्यों लग रहा है कि हरियाणा में जो नेताओं ने आपत्ति जताई है चुनाव आयोग के सामने, तो कुछ ठोस निकल कर आएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश करेगी पार्टी? देखिए, ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि बैटरी जो चार्ज, और जब आपको याद होगा कि जब 2 चरण तक बता रहे थे कि कांग्रेस एकदम वन साइडेड विक्ट्री हो रही है उसकी, उससे पहले, मतलब आपने जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हो गई उसमें कांग्रेस बहुत आगे थी। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड का हुआ तो जब आपको मशीनें चेक कराई जाती हैं तो सारे प्रतिनिधि वहां खड़े रहते हैं हर पार्टी के, वो कंप्लेंट उसी के बाद हुई है।
ये ऐसा नहीं हुआ कि आपने हारने के बाद कोई आपने नया शगुफा छोड़ा है जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो ये गंभीर विषय। बिल्कुल हेमंत जी से बिल्कुल ईवीएम को लेकर हेमंत जी, क्या विपक्ष एकजुट दिख रहा है? लेकिन विपक्ष के नेताओं की जो स्टेटमेंट है वो ईवीएम के प्रति गंभीरता पर कम चिंता दिखा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की कमजोरियों पर चिंतित ज्यादा दिख रहे हैं। हेमंत जी। नेहा जी, ईवीएम को लेकर के व्यक्तिगत रूप से सिद्धांत मैं इसके खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि ईवीएम हटे। और जो आप सब लोगों ने देखा होगा, अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में कहा था कि मैं आज भी ईवीएम के खिलाफ हूं, कल भी ईवीएम के खिलाफ था, यूपी की 80 की 80 सीटें जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम के खिलाफ रहूंगा। और ईवीएम के खिलाफ लड़ करके मैं ईवीएम से जीत करके मैं ईवीएम को हटवाऊंगा। तो मैं इस बात से सहमत हूं। और इस देश में कोई एक कम से कम जो मुख्यधारा की जितनी पार्टियां हैं सभी इसके खिलाफ रही हैं। बीजेपी सबसे पहली शुरुआत तो बीजेपी की ओर से हुई थी। इस पर किताब भी लिखी गई थी, बीजेपी के लोगों ने ही लिखा था। तो ये सवाल तो बना हुआ है। लेकिन ये अभी हरियाणा के चुनाव में इसके आधार पर कांग्रेस कोई एस्केप का रास्ता नहीं ढूंढ सकती है। मैं मानता हूं कि मैक्रो लेवल पर आपने जो गलती की है, आपने अपनी पार्टी के भीतर जो फाइटिंग थी उसको ठीक नहीं किया। आपने सोशल इंजीनियरिंग करने में गलती की। आप जो सामाजिक राजनीतिक बदलाव आ रहा है उससे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने आप को रूबरू नहीं कर पा रहे हैं। आपने हुड्डा के हवाले पूरा हरियाणा छोड़ दिया था। नतीजा हुआ कि वहां पर गोलबंदी हो गई और आप उसमें फेल हो गए। आप अगर चाहते तो वहां शैलजा और हुड्डा का जो अंतर्विरोध था, कॉन्ट्राडिक्शन था, उसको रिजॉल्व कर लिए होते। तो ये ईवीएम का सवाल, ये अब ये जो सवाल है 99% और 90% चार्ज बैटरी का, ये मुझे लगता है कि शायद पानीपत और उसके आसपास के कुछ इलाके के विधानसभा क्षेत्रों का है। तो ये पूरे स्टेट का तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि इसको ठीक है, इसकी जांच होगी, लेकिन ये इसके जरिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपके जो राजनीतिक विफलता रही है वहां पर, उससे आप एक तरह से मुंह चुराएंगे। मैं मानता हूं कि हरियाणा की जनता बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करके अपनी जीत वहां पक्की कर ली। वहां बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल था और वहां बीजेपी को सरकार में नहीं आना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी वहां पर सरकार में आई है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी वहां पर जीती नहीं, बल्कि कांग्रेस वहां पर हार गई है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस हार गई है। मुकुल सर, एक लाइन में मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि क्या ये जो विचारधारा की लड़ाई इन चुनाव को बताया जा रहा है, लोकसभा में हम उन्हीं मुद्दों को काम करते हुए देखते हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, खास करके हरियाणा जैसा जो प्रदेश है, जो कह सकते हैं कि किसान आंदोलन हो या महिला पहलवानों का आंदोलन हो, युवाओं के भी जो कई जो है समस्याएं, यहाँ पर युवाओं ने भी प्रदर्शन किए, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात उठी, मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे थे। इसके बावजूद विचारधारा की लड़ाई में मतदाताओं का आकर्षण नहीं दिख रहा है। ये आकर्षण क्या महाराष्ट्र के मतदाताओं से आप अपेक्षा कर पा रहे हैं? नेहा जी, देखिए, हर राज्य की अपनी अलग समस्या होती है। हर राज्य का अपना एक भौगोलिक, जातिगत एक अलग उसका क्राइटेरिया होता है। तो ये कहना मुझे नहीं लगता कि जो हरियाणा में हुआ वही महाराष्ट्र में होगा और वही आगे झारखंड में होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली में भी वही होगा। वो सारी मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्रवार समस्याएं अलग होती हैं। और जो यहाँ किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा था वो महाराष्ट्र में नहीं होगा। महाराष्ट्र में मुद्दे अलग है। महाराष्ट्र में जी किसानों का एक मुद्दा, लेकिन यहाँ वहां पे ऐसी बेरोजगारी और इस टाइप का नहीं है। वहां पे सिर्फ सरकार के खिलाफ एक जो तोड़फोड़ हुई है वो बहुत बड़ा इशू हो गया है कि आपने पार्टियों तोड़कर सरकार बनाई है। तो जो चीजें जनता में, जिस चीज का विरोध है, कांग्रेस और विपक्ष, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो उद्धव ग्रुप हो, ये इसी को कैच कराना चाहेंगे कि हमें जो लोकसभा में जो विक्ट्री मिली है वो विधानसभा वार, किस विधानसभा में कितने वोट जिसको ज्यादा मिले हैं या कहां कब है, वो चीजों पे आकलन करके लोग आगे बढ़ेंगे। और उसी हिसाब से लोग अगर सीट तय देते हैं दूसरे को और मिलकर बैठ बात करते हैं तो ये अच्छी उनकी एक स्ट्रेटजी होगी। अदरवाइज फिर वही हाल होगा जो आपस में सर फटौवल होता है एट लास्ट, और हम लोग फिर बाद में कहते हैं कि कुछ नहीं हो पाया।
तो उसका वही हश्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप दोनों का ही कि आप दोनों ने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े और दर्शकों तक जो तमाम चुनावी परिस्थितियां यहाँ पर प्रदेश में, हरियाणा में देखी गई हैं, जम्मू कश्मीर में देखी गई हैं, उसका जो झारखंड और खास करके महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में क्या असर होता नज़र आ रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या असर होता नज़र आ रहा है और कांग्रेस को खुद को सुधारने की जो कोशिशें हैं वो कितनी तेज़ या फिर मजबूत करनी होगी। राहुल गांधी का गुस्सा होना, लेकिन बाद में गुस्सा होना, ये क्या फ़र्क डालता अब आने वाले दिनों में दिखेगा। ये तो महाराष्ट्र में जब बैठेगा विपक्ष इंडिया गठबंधन दल के जो नेता हैं फिर ही नज़र आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए और कृपया फीडबैक ज़रूर भेजिए आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।